नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ नीलकंठ जो कि 15वां चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं इसका समरी भी बनाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों का बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियां, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली और बहुत सारा जो आप लोगों का चैप्टर है वो मैं बहुत ही अच्छा से समझाई हूँ। नीलकंठ चैप्टर भी आप लोगों का है, उसको भी मैं समझा चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग चैप्टर को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई हो जाएगी। इनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। आप लोग जानते भी होंगे महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख कवित्री हैं। और नीलकंठ क्या है, सबसे पहले यह हम जानते हैं कि नीलकंठ क्या है। तो नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा पाला हुआ मोर का नाम है नीलकंठ। तो इस पाठ में मोर के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है पाठ को, कि किस तरह से कवित्री जो है लेखिका महादेवी वर्मा मोर पंछी को लाई थी खरीद कर, और किस तरह मोर का कैसा व्यवहार था। और आप लोग तो जानते भी होंगे कि महादेवी वर्मा बहुत सारे पशु पक्षी को पालती थी। उनका गिल्लू भी प्रसिद्ध कहानी है। गिल्लू को किस तरह वो महादेवी वर्मा अपने बगीचा से उठाकर लाई थी और उसको पाली थी। इसी तरह नीलकंठ नाम का एक मोर पक्षी को महादेवी वर्मा जो पाली है, तो उसके क्रियाकलाप का बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। और बच्चों, क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों का पढ़ा चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर समरी और फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली, मिठाई वाला और बहुत सारा उसमें क्वेश्चन आंसर समरी भी मिलेगा, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों को नीलकंठ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, तो देखते हैं इसमें लेखिका क्या कहना चाहती हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मेरे ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि एक दिन क्या हुआ, लेखिका उनके घर में कोई गेस्ट आ गए थे, मतलब मेहमान आ गए थे, उनको पहुंचाकर वे लौट रही थी। तो जहां से वे लौटती थी वहां पर चिड़िया और खरगोश का दुकान भी था, तो उनको ध्यान आ गया। तो उन्होंने जो गाड़ी में बैठी थी तो गाड़ी के ड्राइवर को आदेश दिया कि वहां पर चिड़िया और खरगोश का जो दुकान है वहां पर चलना चाहिए। तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बड़े मियाँ कौन है? चिड़िया बेचने वाला। बड़े मियाँ की चिड़िया की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछले बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाए हैं, एक मोर है और एक मोरनी। तो जैसे ही लेखिका महादेवी वर्मा वहां पर पहुंचती हैं तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले जो हैं उनको सलाम करने लगे कि सलाम गुरुजी, मतलब प्रणाम किए उनको। और उन्होंने कहा कि पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। पहले कुछ दिन पहले जो है महादेवी वर्मा जी उनसे पूछी थी कि मोर के बच्चे हैं क्या, तो इसीलिए चिड़िया वाला जो है बड़े मियाँ उनके लिए मोर के बच्चे रखे हुए थे। शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार
2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। और यहाँ पर बड़े मियाँ कह रहे हैं कि शंकरगढ़ से एक चिड़िया मारने वाला जो शिकारी है उसको चिरीमार बोलते हैं। तो चिरीमार मोर के बच्चे को पकड़ लाए हैं, उसमें से एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आते थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। और यहाँ पर बड़े मियाँ चिड़िया वाले लेखिका से कहता है कि आप इस मोर और मोरनी को ले जाइए, आप पालिए, क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको मार देते हैं और उसके पैर से दवाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया वाला कह रहा है कि मेरे हृदय में भी उसके लिए दया है। ऐसा नहीं है कि मैं किस तरह मतलब उसको मारने देता है, क्योंकि मेरे हृदय में भी दिल है, इंसान का दिल है। सो मैंने क्या किया, टाल दिया, उसको नहीं दिया। और मैंने जो हमसे खरीदने के लिए आया था मोर, उसको मैंने कह दिया कि यह लेखिका महादेवी वर्मा मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। और यहाँ पर चिड़िया वाले बड़े मियाँ बोल रहे हैं कि यह जो चिड़िया पकड़ने वाला, चिरीमार वाला जो धंधा होता है वह बहुत ही खराब होता है। लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं चिड़िया को। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाले थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। और यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि बड़े मियाँ जो चिड़ियों का दुकानदार था, वह भाषण मतलब वह जब बोलता था तो बोलते ही जाता था, रुकने का नाम ही नहीं लेता था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। यानी जब वह बोलता है तो बोलता ही जाता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। और जब कोई सुनने वाला होता है, जब उसके भाषण से थक जाता है तो वहां पर रोक देता है कि रुको रुको, मुझे यह काम करना है। तो वहां पर स्टेशन मान लीजिए, मतलब कहने का कि वहां पर बड़े मियाँ रुकता था। अगर कोई नहीं रोके तो वह बोलते ही जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? और लेखिका इस बात को जानती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह जो बड़े मियाँ है बोलता है तो बोलते ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। इसलिए वह रोक कर पूछती हैं कि मोर के बच्चे कहाँ हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के 2 बच्चे बैठे थे। और बड़े मियाँ हाथ से इशारे करके उनको कहते हैं कि देखिए वहां पर एक तार के छोटे से पिंजरा रखा है, उसमें तीतर के 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जरे चित्र जैसे लग रहे थे। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि जो पिंजरा में उस मोर और मोरनी के बच्चे को रखा गया था, वह पिंजरा इतना छोटा था, संकीर्ण मतलब इतना छोटा था कि वह पक्षी शावक मतलब पक्षी का बच्चा, शावक का मतलब बच्चा होता है। तो वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जरे चित्र जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फ्रेम कर दिया गया है। जैसे कोई दीवार पर देखते होंगे हम लोग, कोई भी चित्र को किस तरह से फ्रेम कर देते हैं, उसी तरह का लग रहा था। बहुत ही छोटा पिंजरा था, किसी तरह वे लोग एडजस्ट कर रहे थे उसमें। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी और लेखिका उधर निरीक्षण मतलब देख रही थी मोर और मोरनी के बच्चे को, और वह जो है बोलते ही जा रहा था। भाषण मेल चली जा रही थी, मतलब चिड़ीमार जो है, चिड़िया बेचने वाला जो है, बोलते ही जा रहा था। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। अब यहाँ पर जो है चिड़िया बेचने वाला कह रहा है कि ईमान कसम, मतलब वह कसम खाता है लेखिका से कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े का 30 रुपया लिया है। वह कह रहा है कि 30 रुपया में मैं इसको खरीदा हूँ। 12 मतलब कई बार कहा, जरा सोच तो। लेकिन जो चिड़ीमार है, चिड़ीमार को कई बार
यह चिड़िया बेचने वाला जो बड़े मियाँ है वह कहा कि जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी तो नहीं है जो इतनी बड़ी कीमत तुम मांग रहा है। पर वह मुंजी मतलब वह अत्याचारी क्यों सुनने लगा, वह कहाँ किसी का सुनने वाला है। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। और यहाँ पर बड़े मियाँ कह रहा है कि लेखिका गुरुजी आपका मुझे ख्याल आ गया कि आपने एक बार मोर और मोरनी के बच्चे मुझसे मांगे थे, इसलिए मैं अस्ता पस्ता कर मतलब किसी भी तरह उससे वह 30 रुपए में मैं खरीद लिया। अब आप जो मुनासिब समझे अस्तु 30 श्रीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैं वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो लेखिका क्या की, उनको वह 30 रुपए में खरीदा था तो लेखिका उनको 5 रुपए ज्यादा करके 35 रुपए में वह खरीद लेती हैं। और जब लेकर वहां से चलती हैं तो कार में जब रखती हैं तो लगता था कि जाली के चौखट का चित्र सजीव हो गया है। मतलब बहुत ही उसमें दोनों कोलाहल कर रहा था। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता है था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। और दोनों पक्षी उसमें बहुत ही छटपटा रहे थे। वो छोटा सा पिंजरा था। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कह के ठग लिया। अब जब लेखिका घर पहुंचती हैं तो उनके घर वाले या आसपास के जो भी लोग थे उनके पड़ोसी उनको कहने लगे कि यह मोर थोड़े ही है, यह तो तीतर है। आपको लोग वह जो चिड़िया बेचने वाला है मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिर जाने की दुर्बलता बन गई है। और लेखिका को कई बार लेखिका ठगी भी गई है। कई बार चिड़ी मार उनको कोई चिड़िया देकर नाम कोई और चिड़िया का कहकर उनको दे देते थे। तो इसीलिए क्या हो गया, वे चिढ़ जाती थी, मतलब थोड़ी सी गुस्से हो जाती थी। और प्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर लेखिका को सबने कहने लगा कि यह तीतर के बच्चे हैं तो वह थोड़ी दुखी हो गई और बोलने लगी कि मोर के क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं, ये लगे होते हैं तो पक्षी ही। उनका कहना यह था कि चाहे मोर हो या तीतर हो, पक्षी तो पक्षी ही होता है, इसमें क्या बात है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। और क्या हुआ, उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका का व्यवहार विशेष रूप से हो गया, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से उनका ख्याल रखने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरा में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। अब क्या की लेखिका जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करती थी, क्योंकि लेखिका तो हमेशा किताब उनका कमरे में किताबों से भरा रहता था, क्योंकि लेखिका जो होती हैं उनके पास कई तरह के किताब होते हैं, तो पढ़ती लिखती थी। तो उस पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजरा को रख दी और दरवाजा को खोल दी और 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। और वे दोनों क्या किए, चूहेदानी जैसे, मतलब चूहेदानी इसलिए कहा जाता है कि चूहेदानी आप लोग देखते होंगे कि चूहा पकड़ने वाला एक चूहादानी होता है, उसका पिंजरा बहुत ही छोटा होता है। तो इसी तरह का छोटा सा पिंजरा था। तो जब इस पिंजरे में से निकालकर लेखिका वहां रखती हैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में, तो वह इधर उधर भागने लगा। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरा का गौरव प्रदान किया। अब इधर उधर वो दोनों मोर और मोरनी जो है छुप जाते थे। और लास्ट में क्या हुआ, अंत में जहां पर लेखिका रद्दी कागज का एक टोकरी रखती थी, तो उस टोकरी में दोनों ने घर जैसा बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगा। और वह जब निश्चिंत हो गया, यानी उनको लगा कि यहाँ पर कोई भी भय नहीं है और अच्छा लगने लगा, तो क्या कि कभी लेखिका के मेज पर बैठ जाता था, कभी कुर्सी पर और कभी लेखिका के सर पर, मतलब सिर के ऊपर प्रकट दिखाई होने लगा। मतलब कभी कभी उनके सर के ऊपर भी
चढ़ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका कह रही हैं कि उनकी खिड़कियां में चारों तरफ से जाली लगी हुई थी पर दरवाजा बंद करके रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और लेखिका के पास एक बिल्ली भी थी जिसका नाम चित्रा था। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि क्या होता अगर दरवाजा खुला रहने देते तो वह चित्रा बिल्ली जो है इन नवागंतुक मतलब नया नया जो आगंतुक हैं मतलब नए जो 2 बच्चे आए हैं उसका पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि बिल्ली तो चिड़िया को खा जाती है, इसलिए यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि उसके शोध का क्या परिणाम होता, मतलब रिसर्च वह क्या करती। दोनों नवागंतुक जो पक्षी हैं उसको हो सकता है मेरी चित्रा बिल्ली जो है वह खा भी सकती थी, मार भी सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। और लेखिका कह रही हैं कि वैसे तो वह चूहा पर भी आक्रमण नहीं करती है, क्योंकि आम बिल्ली देखते होंगे बच्चों की आप लोग चूहा को बिल्ली खा जाती है, लेकिन यह चित्रा जो थी जो लेखिका की बिल्ली थी वह चूहा को भी नहीं मारती थी। परंतु यहाँ पर 2 अपरिचित पक्षी आ गए हैं तो उस पर अनधिकार चेष्टा मतलब हो सकता था कि हमला कर सकती थी, उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। और लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि उनके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों मतलब दोनों पक्षी जो हैं अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। अरे गहरे किसको बोलते हैं? जिसको चित्रा ज्यादा महत्व नहीं देती थी, लेकिन चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी बोलते हैं बिल्ली को, के लिए असह्य कही जाएगी। मतलब वह ऐसी घमंडी बिल्ली थी कि अगर उसके सामने किसी और को अगर लेखिका प्यार करेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वह उसके लिए असह्य हो जाता था, मतलब वह सहन नहीं कर पाती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। और लेखिका देखती है कि क्या हुआ, उनका जो पढ़ने का कमरा था वह चिड़ियाघर का रूप लेने लगा, मतलब चिड़िया चारों तरफ से बिखेर देती है गंदगी, तो इस तरह का उनका रूम होने लगा। तो वे क्या की अपना जो एक जीव जंतुओं को रखने के लिए जो एक जाली चिड़ियाघर का जाली बनाई थी उसमें सबको डाल दी। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि दोनों नवागंतुक मतलब नया आने वाला जो पक्षी है जब वहां पर पहुंचा तो सब में कौतूहल छा गया। जैसे नववधू मतलब जब नई दुल्हन ससुराल जाती है तो उसके आगमन पर क्या होता है, परिवार में कौतूहल हो जाता है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका विचार कैसा है, वो किस तरह से बातें करती है। तो जब उस पिंजरा में इसको डाला गया जहां पर लेखिका का बड़ा पिंजरा था चिड़िया को रखने वाला, उसमें जब डाला गया तो सारे जो वहां पर चिड़िया थे सब में कौतूहल आ गया, सब लोग जानना चाह रहे थे। लका कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। और लका कबूतर जो लेखिका पाली हुई थी, लका कबूतर किसका एक प्रजाति होता है कबूतर का, उसका जो पंख होता है वह पूंछ होता है वह पंखे जैसा गोल गोल होता है। तो लका कबूतर एक कबूतर की प्रजाति होती है। तो लेखिका लका कबूतर पाली हुई थी, वह नाच रहा था और जैसे ही देखा कि वहां पर दोनों मोर और मोरनी आ गए तो घूम घूम कर गुटुरगु गुटुरगु की रागनी, मतलब कबूतर का आवाज गुटुरगु होता है तो गुटुरगु की रागनी अलापने लगा, मतलब गुटुरगु गुटुरगु करके गाने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा। और उसमें जो खरगोश बैठा हुआ था वह क्या किया, सभासद जैसे बैठे होते हैं उसी तरह गंभीर भाव से उसको निरीक्षण करने लगे, मतलब देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे
खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और वहां पर जो खरगोश थे बहुत ही सुंदर ऊन के गेंद के जैसे सॉफ्ट होते हैं ना ऊन, उसके जैसे खरगोश के बच्चे सब थे, खरगोश भी था, वह सब उछल कूद मचाने लगा। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा और तोता जो पाली हुई थी लेखिका, तो उस पिंजरे में क्या हुआ, तोता भी क्या किया, एक आंख बंद करके उसको देखने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि उस चिड़ियाघर में जब मोर और दोनों मोर को डाला गया तो ऐसा लगता था कि भूकंप आ गया है। मतलब चारों तरफ जो भी चिड़िया थे उसमें डाले हुए सब उसको देखने लगा, सब उसको निरीक्षण करने लगा। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली बनने का। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे और उसका कायाकल्प मतलब परिवर्तन होने लगा, वह बड़ा होने लगा और क्रमशः रंग में था जैसे इल्ली से तितली बनने का। आप लोग जानते होंगे कि इल्ली से तितली कैसे बनता है। अंडे से पहले तितली, पहले अंडा होता है, फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर तितली का रूप होता है। तो इसी तरह लेखिका कह रही हैं कि इल्ली से तितली बनने में जिस तरह का टाइम लगता है उसी तरह दोनों मोर में परिवर्तन आ गया, दोनों उसी तरह बढ़ने लगा, दोनों का विकास होने लगा। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के सिर की जो कलगी थी वह सघन हो गई मतलब घना हो गया और ऊंची चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। धीरे धीरे यहाँ पर मोर का विकास दिखाया जा रहा है कि मोर किस तरह से बड़ा होकर उसका कैसा रंग रूप हो गया। मोर के सिर की कलगी और सघन हो गई। पहले तो मोर के अंदर अधिक बाल नहीं था, तो धीरे धीरे कलगी हो गई, सघन हो गई मतलब घना हो गया और ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम मतलब घुमावदार और पैनी हो गई। गोल आंखें में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी और उनकी आंखें, इंद्रनी किसको बोलते हैं, नीलम एक जो होता है बहुत ही कीमती पत्थर होता है, तो उनका आंख जो है इंद्रनी की नीलाभ मतलब नीली चमक के जैसे द्युति झलकने लगी, उसमें चमक आ गई। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। और लंबी नील हरित ग्रीवा किसको बोलते हैं, नीली और हरी गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाही, धूप और छाया पड़ने पर क्या होता था, उसमें चमक आता था। आप लोग देखते होंगे किस तरह से मोर को जब देखते हैं तो धूप में जाने के बाद उसके पंख में चमक आ जाती है। तो इस तरह की तरंगे उठने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। दक्षिण और वाम मतलब दायां और बायां दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। सलेटी और सफेद जो है उसमें आलेखन मतलब ऐसा लगता था कि डिजाइन उसमें आ गया है। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे और उनके पंख क्या हुआ, उनके पंख पर चंद्रिका के जैसे डिजाइन देखे होंगे कि किस तरह से मोर का पंख जो होता है उसमें चांद के जैसा डिजाइन बना होता है और इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे और उस पर इंद्रधनुषी जो होता है 7 रंग का इंद्रधनुषी होता है उसी तरह का डिजाइन उसमें दिखाई देने लगा। रंग रहित पैर मतलब उसमें रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और क्या हुआ, रंग रहित पैर जिसमें रंग नहीं था उस गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और क्या हुआ, उसके पैर में कोई रंग नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे मोर देखने में बहुत ही सुंदर होता है पर उसका पैर उतना सुंदर नहीं होता है, तो इसके लिए ही कहा गया है रंग रहित पैर। गर्वीली गति मतलब उसका चलना जो था, मोर बहुत ही गर्वीली गति से चलता है। आम चिड़िया देखते होंगे जल्दी जल्दी पैर इधर उधर दौड़ते हुए जाता है, लेकिन जब मोर चलता है तो बहुत ही गर्वीली गति से धीरे 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 गर्व के साथ बहुत ही अच्छा चलता है। तो इसी तरह की नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, और किस तरह से वह गर्दन ऊंची कर देखता था, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना
और विशेष भंगिमा मतलब विशेष स्थिति के साथ, मतलब सुंदर तरीके से क्या करता था, दाना चुगता था, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, और जब कुछ उसको सुनना होता था तो टेढ़ी करके शब्द सुनता था, आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। और लेखिका कह रही हैं कि यह सब लेखिका के सामने ही जो विकास हो रहा था मोर का, मोर में जो परिवर्तन आ रहे थे, किस तरह वह ऊंची करके गर्दन देखता था, विशेष गर्वीली गति से चलता था और सुंदर तरीके से दाना चुनता था, पानी जो कोई जब सुनना होता था तो टेढ़ी करके शब्द को सुनता था। तो यह सब लेखिका कह रही हैं कि यह सब कोई अनुभव करके ही किया जा सकता है, मतलब आम लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लेखिका एक एक चीज को अनुभव करती थी कि किस तरह से मोर और मोरनी का विकास हो रहा था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। और लेखिका यहाँ कह रही हैं कि यह जो अनुभव वो प्राप्त की है, यह अनुभव ऐसे ही नहीं कोई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिसके पास यह होगा वह देख सकता है कि मोर किस तरह से विकास कर रहा था। यह तो मोर का विकास है। अब मोरनी के बारे में यहाँ पर बताई है लेखिका। आप मोर के बारे में यहाँ पर देख लिए कि मोर किस तरह उसका कलगी सघन हो गया, चोंच किस तरह बंकिम हो गए, यह सब तो आप सुन लिए। अब मोरनी का विकास किस तरह हुआ है इसमें दिखा रही है लेखिका कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन और हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। और यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक मतलब सुंदर तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, और मोरनी का भी जो गर्दन है उसमें भी धूप छाही जैसा उसमें सौंदर्य दिखता था, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, और जब पंख जो थे वह काला और सफेद, जैसे कोई पत्र लिखते हैं ना काला, जब कोई सफेद कागज पर हम लोग पत्र लिखते हैं तो किस तरह काला और सफेद हो जाता है, उसी तरह श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। और मंथर गति मतलब वह भी धीमी गति से मोर के साथ चलती थी, इसलिए मोर की संगनी साथी होने का प्रमाण देने लगी। यहाँ पर लेखिका यह कह रही हैं कि मोर के जैसे मोरनी सुंदर तो नहीं होती है, लेकिन उसमें भी गुण है, वह भी उसका भी बहुत ही सुंदर धूप छाई जैसा गर्दन होता है, मंथर गति मतलब धीमी गति से वह चलती है, इस तरह मोर की वह साथी हो गई। आगे, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया, नीलकंठ और उसकी छाया समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि नीलाभ ग्रीवा मतलब नीला कंठ के कारण मोर का नाम क्या रखा गया, नीलकंठ, और उसकी छाया के समान, हमेशा उसकी छाया के जैसे चलती थी मोरनी, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो यह पार्ट 1 है बच्चों, क्योंकि बहुत ही लंबा पार्ट है, तो इसीलिए मैं यह समाप्त करती हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।